हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम मुकेश सुतार है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ +2 लेवल मैथ्स। तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, या फिर वो सभी स्टेट लेवल एग्जाम या सेंटर के एग्जाम जिनमें 10+2 लेवल का सिलेबस आता है, उनकी तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स हमारे चैनल जुड़िए MS स्टडी 01 के साथ और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाइए। ठीक है, तो आज हम स्टूडेंट्स क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम बेसिक मैथ की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और उसमें आज हमारा चैप्टर होगा रेशियो। यानी रेशियो को हम अनुपात और समानुपात को 1, 2 या 3 जितनी भी क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि आने वाले टाइम में हमें जब भी हम किसी चैप्टर को कर रहे हो तो आपको ये ना लगे कि रेशियो होता क्या है, उसका मान कैसे निकालूं। अगर हमें 2 संख्याओं का दे दे रेशियो और 2 अन्य का दे दे तो हम सभी का मिलाकर कैसे निकालूं। रेशियो में अगर वैल्यू दे दे, मान रेशियो में दे दे और मुझे कंप्लीट वैल्यू दे दे तो मैं उसमें विभाजित कैसे करूं, ये सभी आपको समझना है। रेशियो का टाइप क्या होता है ये सभी आपको समझना है। ठीक है, तो रेशियो से आपने अगर कहीं पे पढ़ा है या फिर आपने पहले सीखा हो तो आप क्या समझते हैं रेशियो। बेसिक रूप से रेशियो होता क्या है स्टूडेंट्स। जब हम ये बोलते हैं कि ए का रेशियो बी से मान लो 2:3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम समझे क्या यहाँ पे, क्या ए की मान यहाँ पे ए का मान 2 है, क्या बी का मान 2 है, पता नहीं। लेकिन रेशियो ये कहता है कि जरूरी नहीं अगर वैल्यू ए और बी की वैल्यू 2:3 में है तो इसका ये मतलब कभी नहीं होगा कि ए का मान 2 है और बी का मान 2 है। हो सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इनका मान यही होगा। रेशियो कैसे निकला जाता है कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू 20 है मान लो और बी की वैल्यू हमारे पास अगर 30 है, तो रेशियो होता क्या है। अगर हम 2 वस्तु, 3 वस्तु या 2 चीज या कुछ भी हो, उनकी मात्रा को जब हम एक किसी अन्य संख्या से कॉमन, यानी वो संख्या जो उन सभी में उभयनिष्ठ हो या वो संख्या जो उन सभी का HCF हो, जब उन सभी की मात्राओं को डिफाइन करने के लिए हम उस कॉमन से काट कर एक ऐसी वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं जिसमें उन सभी में कुछ कॉमन ना हो और उनकी मात्रा को, रिलेशन को व्यक्त कर सकता है। यानी वो रेशियो एक्चुअली में करता है क्या, रिलेशन को व्यक्त करता है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 30 है, क्या इन दोनों में कुछ रिलेशन है? नहीं है। हमें बस पता है कि ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 30 है। लेकिन वहीं अगर हम इन दोनों को रेशियो में लिख दे ए रेशियो बी, तो ये 20:30 हो जाएगा। और मैंने क्या कहा कि अगर रेशियो में कोई वैल्यू आ रही है तो उसको HCF या किसी उभयनिष्ठ से काट सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे HCF 10 आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 10 से काटने पर दोनों को यहाँ पे 2 आ गया। क्या अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है हमारे पास रेशियो में, ये ए और बी की वैल्यू है? नहीं है। ए और बी की वैल्यू तो ये थी, लेकिन रेशियो में हमारे पास ये आ रही है। इनमें दोनों में कुछ रिलेशन नहीं था, इनमें रिलेशन है। यहाँ पे रिलेशन क्या कर रहा है कि अगर ए 2 है, ये रेशियो कहता क्या है एक्चुअली में, अगर इन दोनों के बीच में रेशियो है तो इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं पे भी अगर ए की वैल्यू 2 के रूप में होगी या 2 के किसी फैक्टर के रूप में होगी या गुणज के रूप में होगी, वही वैल्यू उस टाइम बी की वैल्यू 3 के रूप में होगी। अगर हमें किसी जगह ए 2 मान देता है तो उस जगह बी हमें 3 मान देगा। रेशियो का क्या मतलब, ये मतलब हुआ। अगर ए और बी मान लो कोई 2 वस्तु है, आप बाजार जाते हो, कोई 2 वस्तु खरीदते हो, अगर उनकी कीमत, ये कीमत है मान लो, ये कीमत का मान नहीं है, ये कीमत का रेशियो है, ये कीमत का रेशियो है। तो अगर दुकानदार आपको बोलता है कि आपने बोला कि इन दोनों का वैल्यू क्या है, हमारे पास कीमत बताओ, इनका मूल्य बताओ, तो दुकानदार ने कहा मूल्य तो नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन इतना बता दूंगा इन दोनों का मूल्य 2:3 में। मैं आपको इतना बता दूंगा इन दोनों का मूल्य 2:3 में। तो आप कैसे समझे? आपने समझ लिया कि अगर मैं किसी वस्तु ए का, अगर मुझे मिनिमम अगर 2 रुपया देना पड़ रहा है, अगर मिनिमम मुझे 2 रुपया देना पड़ रहा है ए को खरीदने के लिए, तो मुझे बी का मिनिमम 3 देना पड़ेगा। एक रेशियो यही डिफाइन करता है, रिलेशन हो गया इन दोनों के बीच में। अगर हम ए को 2 दे रहे हैं तो बी को हमें 3 देना ही पड़ेगा। ना 3 से कम दे सकते हैं, ना 3 से ज़्यादा दे सकते हैं, अगर ए रेशियो बी 2:3 है। तो अगर हम ए को 2 का कोई गुणज मान लो 5 गुणा करके दे रहे हैं, तो वहीं हम बी को भी 3 का 5 गुणा करके देंगे। यानी जिस मान से हम ए को गुणा या भाग करेंगे, वही मान से बी को गुणा और भाग करेंगे। समझ में आया?
तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि रेशियो एक्चुअली में होता क्या है। यह संख्या का मान नहीं है, लेकिन यह संख्या में रिलेशन बिठाता है। उनके मान यानी उनकी वैल्यू का रिलेशन बिठाता है, उनकी वैल्यू की तुलना करता है, मात्रा की तुलना करता है, और वो रेशियो कहलाता है। ठीक है, जैसे आपको और एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ मैं, अगर मैंने बोल दिया कि मैंने ए नाम की कोई वस्तु है, उसको खरीदने में 500 रुपये खर्च किए, 500 रुपये खर्च किए। फिर मैंने बोला एक बी नाम की वस्तु थी, उनको 700 रुपये में खरीदा। एक कोई मैंने दूसरी दुकान से खरीदी और बी मैंने दूसरी दुकान से खरीदी, क्या इन दोनों में रिलेशन हुआ? कुछ नहीं हुआ। ना इनकी वैल्यू सेम है, ना इनको मैंने कोई ये बोल सकता हूँ मैंने इन दोनों को एक दुकान से खरीदी, ना मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने इसको आज खरीदा और इसको भी आज, पता नहीं। तो इन दोनों में अभी कुछ रिलेशन नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो एक रिलेशन है। क्या ये वस्तु क्या है मैं नहीं पता, ये वस्तु क्या है मैं नहीं पता, लेकिन आप चीज़ देख रहे हो कि इसके लिए मैंने 500 रुपये खर्च किए, यहाँ पे भी मैं 700 रुपये खर्च कर रहा हूँ। आप समझे कि इसको खरीदने के लिए मैंने 500 रुपये खर्च किए, यहाँ पे मैं 700 रुपये खर्च रहा हूँ। एक चीज़ आपको इस पॉइंट से समझ जाना है कि रेशियो हमेशा समान मात्रा में निकाला जाता है। अगर आप किसी वस्तु की वैल्यू अगर रुपये में रेशियो निकाल रहे हो, एक तरफ आपको रुपये में मिल रहा है, तो दूसरी तरफ रेशियो निकालने के लिए आपको रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप एक तरफ रुपये ले रहे हो, दूसरी तरफ आप पैसे में निकाल सकते हो, बिल्कुल नहीं, समान मात्रा का होगा। अगर आप किसी वस्तु की मात्रा, जैसे अगर आप ग्राम में ले रहे हो, दूसरी की आपको भी ग्राम में लेनी पड़ेगी। अगर आप किलोग्राम में ले रहे हो तो आपको दूसरी किलोग्राम में लेनी पड़ेगी। अगर किसी चीज़ की आप दूरी की वैल्यू को अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर आप किलोमीटर पर आवर में ले रहे हो, तो आपको दूसरी रेशियो निकालने के लिए भी किलोमीटर पर आवर में लेनी पड़ेगी। अगर आप मीटर पर सेकंड में ले रहे हो, आपको मीटर पर सेकंड में लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? कि रेशियो हमेशा, मैंने क्या बोला, रेशियो हमेशा समान मात्रा के बीच में निकलता है। अगर हमारे पास समान मात्रा न है तो हमें उन दोनों का रेशियो नहीं निकाल सकते। रेशियो निकालने के लिए हमें उन दोनों को समान मात्रा में बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास दो वैल्यू है, एक ग्राम में और एक किलोग्राम में है, तो आप उन दोनों का रेशियो नहीं निकाल सकते। आपको उन दोनों को या तो दोनों को किलोग्राम में बनाओ या फिर दोनों को ग्राम में बनाओ। फिर आप के दिमाग में आएगा अगर मैं ग्राम में बनाऊँ दोनों को तो क्या रेशियो अलग आएगा, और किलोग्राम में बनाऊंगा तो अलग आएगा? नहीं आएगा। जब भी आपके पास वैल्यू अगर एक ग्राम में और एक किलोग्राम में है, एक तो अब अगर आप उनको दोनों को किलोग्राम में बनाकर अगर रेशियो निकाल रहे हो तो वही रेशियो आएगा जो आप उनको ग्राम में बना के निकालोगे। जैसे अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझा देता हूँ कि रेशियो हमेशा समान मात्रा में होगा, और अगर मात्रा समान नहीं है तो उनको बना के करनी पड़ेगी। तब भी अगर चाहे कुछ भी बना लो, अगर आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे तो भी रेशियो समान आएगा, और आप चाहे किलोग्राम को ग्राम में चेंज करोगे तो भी रेशियो समान आएगा। जैसे अगर आपको बोल दूं मैं, एक कोई वस्तु है जिसका वजन है आपके पास 50 kg, मैंने बोल दिया कि ए का वजन 50 kg है, आपके पास कोई वस्तु है। वहीं अगर आपके पास वस्तु बी है, उसका वजन कितना, मैंने बोल दिया 3000 ग्राम है। तो इन दोनों के बीच में रेशियो बताओ, यानी ए रेशियो बी क्या होगा, ए रेशियो बी क्या होगा, ये मैंने आपको पूछ लिया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, रेशियो हमेशा ग्राम का ग्राम के साथ और किलोग्राम का किलोग्राम के साथ, यानी समान मात्रा का निकलेगा। अगर इन दोनों को रेशियो निकालना है हमें, तो उन दोनों को समान मात्रा में बनाना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्म हम ग्राम से चेक करते हैं कि रेशियो क्या होता है। तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा ग्राम से, यानी इन दोनों को जब अब हमें ग्राम में बदलना पड़ेगा। 50 kg है हमारे एक की वैल्यू हमारे पास, आप जानते होंगे इतना है तो कि 1 kg में कितना होता है, 1 kg बराबर कितना होता है, ये होता है 1000 ग्राम। इतना तो आप सभी को पता होगा कि 1 kg की वैल्यू कितनी होती है, 1000 ग्राम। ए की वैल्यू कितनी है, 50 kg, मतलब कितना हो जाएगा, 50,000 ग्राम। यह हो जाएगा 50,000 ग्राम। वहीं पे बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू तो हमें ग्राम में दी हुई है, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3000 ग्राम। तो मैंने क्या कहा कि रेशियो, दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, ये पहला पॉइंट हो गया कि रेशियो समान मात्रा में होगा। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि रेशियो कोई मात्रा नहीं होती, रेशियो का कोई, वो क्या बोलते हैं उसको, रेशियो की कोई मात्रा नहीं होती, उसका कोई सिंबल नहीं होता। रेशियो बस एक मान को प्रदर्शित करता है। ठीक है,
तो यहाँ से ग्राम समान वैल्यू को हम काट सकते हैं, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। यानी रेशियो मैंने क्या बताया था, रेशियो मात्रा को HCF से काट के ही बनाया जाता है। रेशियो एक ऐसी वैल्यू भी जिसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। 1 0 2 0 3 0, यहाँ से 1 2 3, तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया 50:3 आ गया। ए और बी का रेशियो हमारे पास कितना आ गया 50:3 आ गया। समझ में आया? तो आप इतना समझ गए कि ए बी का रेशियो 50:3 है। अब हम क्या करेंगे, किलोग्राम से चेक करेंगे, किलोग्राम से ए और बी का रेशियो कितना हो सकता है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि अब किलोग्राम में चेक करना है, तो ए की वैल्यू तो हमारे पास 50 है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है, 50 kg हो जाएगा। लेकिन बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3000 ग्राम है, तो ग्राम को हमें किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। जब हमारे पास 3000 ग्राम है तो क्या हम किलोग्राम को कैसे बदलेंगे, हमें पता है कि 1000 ग्राम में कितना बनता है 1 किलोग्राम बनता है, तो 3000 ग्राम से कितना किलो बन जाएगा, इसमें 1000 का भाग देंगे, ग्राम में जब हम 1000 का भाग देंगे तो वो किलो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। भाग देने पर ये कट रहा है, यहाँ से 3 बार कट गया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, केजी से केजी कट गया, यहाँ पे ये आगे 50:3, यानी जब हम ग्राम में रेशियो निकाला वहीं आ रहा है जहाँ पे किलोग्राम में निकाला। तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई सभी क्लियरिटी होगी। तो आपको क्या याद रखना है कि रेशियो की वैल्यू हमें समान मात्रा में निकालनी पड़ेगी, यानी समान मात्रा को लेके ही रेशियो निकाल सकते हैं। अगर रेशियो को निकालना है तो हमें समान मात्रा लेनी पड़ेगी, अगर ग्राम में दे रखा है तो ग्राम में निकालना पड़ेगा, केजी में दे रखा है तो केजी में निकालना पड़ेगा, अगर मात्रा अलग है तो हमें चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया कि रेशियो एक्चुअली में होता क्या है, हम रेशियो से क्या समझते हैं, रेशियो क्या निर्धारित करता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि रेशियो के बारे में आप समझ नहीं पाए कि रेशियो क्या होता है, कैसे निकालते हैं। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको वैल्यू दी जा रही है 2 वस्तुओं की या 3 वस्तुओं की, जितनी भी, अगर उनको रेशियो सभी की वैल्यू दी जा रही है, रेशियो निकालना है, तो आपको क्या करना है, उसमें से HCF को हटा देना है, ठीक है। अगर आपके पास रेशियो दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ, रेशियो क्या करेगा, दोनों के बीच में रिलेशन, यानी रिलेशन बनाएगा और तुलना करेगा। रेशियो क्या कहता है कि अगर ए रेशियो बी, तुलना का क्या मतलब हुआ, रेशियो अगर ए रेशियो बी 2:3 में है, तो रेशियो से क्या मतलब हुआ आपका कि ए की वैल्यू अगर कहीं पे 2 है, 2 के रूप में या 2 है, तो वहाँ पे बी की वैल्यू हमेशा 3 होगी। बस इतनी आपको समझना है कि अगर ए की वैल्यू कहीं पे 2 के रूप में है तो आप वहाँ पे बी की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारी स्लाइड क्या कहती है कि संख्याओं की ऐसी मात्रा जिससे उन सभी संख्याओं की तुलना की जा सके। मैंने क्या बोला कि संख्याओं की ऐसी मात्रा जिनसे सभी की तुलना की जा सके। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे रेशियो तुलना करता है कि अगर ए की वैल्यू 2 होगी तो बी की 3 होगी। आप तुलना कैसे करते हो, तुलना वहीं तो करते हो, दो समान चीज़ों की तुलना की जाती है हमारे पास। अगर 2 व्यक्तियों की समान तुलना करनी हो तो क्या बोलते हैं हम, उसके बाल काले है उसके भी है, उसने पैंट पहन रखी है उसने भी पैंट पहन रखी है। ऐसे ही आप तुलना करते हो कि उसकी हाइट समान है, उसके वेट समान है, उसका कलर समान है। तो रेशियो क्या कहता है कि 2 वस्तुओं में तुलना की जाती है, हमें उनकी मात्रा की तुलना की जाती है कि अगर ए के पास 2 मात्रा है और बी के पास 3 मात्रा है तो वहाँ पे मात्रा रेशियो में है। ये इससे ये नहीं पता चल रहा कि एक की वैल्यू क्या है, लेकिन इतना जरूर पता चल रहा है कि कहीं पे अगर ये 2 या 2 का कोई गुणज होगा तो वहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी 3 और उसका गुणज, ठीक है। अगर हम किसी संख्या एक पर्टिकुलर नंबर से गुणा कर 2 को गुणा करके अगर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं तो वही सेम पर्टिकुलर नंबर से 3 को गुणा करके बी की वैल्यू हम निकाल सकते। समझ में आ गया इतना? फिर क्या कहता है, अगर संख्या P और Q का रेशियो अनुपात P/Q होगा, हमें कोई भी 2 संख्या दे दी जाए, P और Q मान लो कोई 2 हमें संख्या दे दी जाए, हमें नहीं पता कि इनकी वैल्यू क्या है, लेकिन अगर हमें इनको रेशियो में डिनोट करना हो तो हम कैसे करेंगे, P/Q, ये इनका रेशियो फॉर्म होगा। अगर 2 संख्या हमारे पास P और Q है, हमें उनकी कुछ मात्रा नहीं दी जाएगी, हमें बस इतना पूछ रहा है कि उन्हें रेशियो में लिखो, तो कैसे लिखेंगे, हम उनको मान को लिखेंगे P/Q, यानी P अनुपात Q होगा, ठीक है। फिर क्या कहता है कि जहाँ पे P पूर्ववर्ती है, ये क्या है, ये पूर्ववर्ती है, पूर्ववर्ती, और ये क्या है, ये है परिणामी।
परिणामी से आप क्या समझे कि हम जब कोई मान पहले वाला लेते हैं उसका दूसरा परिणाम आता है। ये पहले हमने ये मान लिया और परिणाम ये आ रहा है। अगर हम P और Q रेशियो में, इसका क्या मतलब है, इसकी तरह समझो आप कि अगर हम 2 ले रहे हैं, किसी का मान 2 के गुणा के रूप में ले रहा है, तो वही परिणाम B का मान उसी गुणा सेम संख्या से गुणा सेम मात्रा से गुणा के रूप में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना? तो आपको इतनी चीज़ समझ में आएगी कि रेशियो होता क्या है, रेशियो कहता क्या है। रेशियो 1, 2 या 3 जितनी चीज़ों की मान के बीच में रेशियो है वह उनके बीच में रिलेशन बनाता है। ठीक है, फिर आपको आगे क्या मिल जाए, आपको ये मिल जाए कि अगर हमें कोई 4 संख्या दी जाए, मान लो A, B, C और D, हमें 4 वैल्यू दे रखी है, 4 नंबर दे रखे हैं। फिर क्या कहता है कि A का रेशियो अगर B के साथ है, A का मान लो B के साथ कुछ रेशियो है, फिर क्या कहता है वही सेम रेशियो C का D के साथ है। इस सिंबल से क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो A का B के साथ रेशियो है, इनका मान बराबर नहीं है, लेकिन जो A का B के साथ जो रेशियो है वही रेशियो C का और D के साथ है। आपको ये सिंबल बोलता है कि ये नहीं बोलता कि A का मान है वही C का है या फिर B का मान है वही D का मान है, नहीं, ये इतना बोलता है कि इनके पास मान तो इनका कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के मान से जो इनका रेशियो बनेगा वही रेशियो, सेम रेशियो यहाँ पे C और D का बनेगा। समझे? यहाँ पे सिंबल क्या कहता है कि अब अगर आपको कहीं पे भी ऐसा मिले या आप खुद बनाओ, आपको ये बोल दे कहीं पे भी A का रेशियो वही है B के साथ जो C का D के साथ है, तो आप इस सिम को ऐसे भी लिख सकते हो। आप रेशियो, इसका क्या मतलब, रेशियो को इक्वल करना। समझ में आ गया? तो आपको जब भी ऐसी फॉर्म मिले तो इसको इसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका एक सॉल्यूशन होगा। मैंने एक चीज़ क्या बताई थी कि आप एक चीज़ याद रखना, अगर A रेशियो B 2:3 है तो आप हमेशा इसको ऐसे लिख सकते हैं A/B का मान कितना आता है, 2/3। रेशियो ये भी फॉर्म डिपेंड करता है कि आप A रेशियो B को आप 2:3 के रूप में हमेशा लिख सकते हो, ये इसका मान हो सकता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जब आप इसको लिख सकते हो ऐसे, यानी A का B के साथ वही अनुपात होगा जो बराबर होगा C के साथ, यानी जब इन दोनों का आप अनुपात लोगे, इनका रेशियो लोगे, इनका फ्रैक्शन बनाओगे वैल्यू को, दोनों में फ्रैक्शन की वैल्यू बराबर आएगी, तो क्या आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी A का D के साथ बराबर किसके होगा, B के C के साथ या फिर C के साथ। तो आपको समझ में आ गया कि A को D से गुणा करने पर वही वैल्यू आएगी जो B को C से गुणा करने पर आएगी, यदि A का B के साथ वही रेशियो है जो C का D के साथ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको बस इतना याद रखना है कि आपको जब भी ऐसा मिले, अगर आपको जहाँ कहीं पे भी ऐसा मिले, कहीं क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा मिले कि आपको दे दिया जाए कि अगर A रेशियो B है बराबर है C रेशियो D के, यानी A और B का जो रेशियो है वही C का D के साथ रेशियो है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको मान डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना है, बीच वालों का प्रोडक्ट करना है और लास्ट वालों का प्रोडक्ट करना है और दोनों प्रोडक्ट को इक्वल कर देना है, यानी A का गुणा D के साथ करने पर जो मान आएगा वही B का C के साथ करने पर आएगा, यानी A D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B C के बराबर हो जाएगी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर मैं आपको बोल दूं, क्वेश्चन में आपको एग्जांपल से बोल दूं, मैं बोला कि 2 का 3 के साथ जो रेशियो है वही रेशियो अक्स का कितना हो जाएगा, 6 के साथ है। मैंने बोल दिया कि 2 और 3 रेशियो में है, वही रेशियो अक्स 6 के साथ बनाता है। क्या यहाँ पे आपको वैल्यू कहीं पे बराबर दिख रही है, नहीं दिख रही। अब बताओ अक्स का मान क्या होगा, अक्स का मान क्या होगा, अक्स बराबर क्या होगा। तो मैंने क्या बोला कि आपको जब भी दिखे तो आप क्या करो, बीच वालों का प्रोडक्ट कर दो और लास्ट वालों को कर दो। 3 का अक्स के साथ प्रोडक्ट वही होगा जो 2 का 6 के साथ होगा, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यहाँ पे जाएगा, कट रहा है 3 से, तो ये आ जाएगी 2, 2 बार 2 2 4 हो जाएगी। समझ में आ गया, 2 2 4 हो जाएगी।
तो मैंने क्या बोला था, अगर रेशियो में इसका ये मतलब नहीं है कि मान बराबर है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, फिर 2 का 3 के साथ वही रेशियो है, तो कितना है 4 का 6 के साथ। यहाँ पे रेशियो है 2 का 3 बन रहा है रेशियो, यहाँ पे 4 का 6 बन रहा है। मान बराबर है क्या, कहीं पे नहीं है। लेकिन रेशियो बराबर होगा कैसे, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। मतलब मैंने क्या बोला था, रेशियो एक पर्टिकुलर सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का रेशियो होता है। जब तक उनमें कॉमन आता है हम कॉमन लेके काट सकते हैं। इन दोनों में 2 कॉमन रह रहा है, दोनों से 2 कटा, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया। हमारे पास x की वैल्यू जरूर 4 थी, आगे संख्या 6 थी, लेकिन रेशियो तो क्या आ रहा है, 2 रेशियो वहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, और यहाँ पे भी 2 रेशियो 3 आ रहा है। तो आप क्या समझे, इसका क्या मतलब हुआ कि a का जो रेशियो b के साथ होगा वही c का d के साथ होगा, चाहे वैल्यू कुछ भी हो, और इस हिसाब से आप मान निकाल सकते हो। ओके, अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल के जरिए, आपको क्वेश्चन के जरिए आपको समझाता हूँ कि रेशियो क्या कहता है, क्या डेफिनेशन होती है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 72 किलोमीटर पर आवर और 25 मीटर पर आवर की चालों को अनुपात में बदलो। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, मान लो ए की चाल कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर है, और बी की चाल कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड है। हमें दो व्यक्ति मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, 2 वाहन मान लो, उनकी चाल दे रखी है, एक की किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और बी की दूसरे की मीटर पर सेकेंड में दे रखी है। ठीक है, अब हमें उन दोनों को अनुपात में लिखना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि रेशियो हमेशा समान वैल्यू समान मात्राओं के बीच में निकाला जा सकता है। या तो चाहे आप इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, चाहे इस मीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो। ठीक है, पहले हमें किलोमीटर पर आवर से निकालते हैं। चलो, ए रेशियो बी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा सेम, वही हो जाएगा कि ए रेशियो बी कितना हो जाएगा आपके पास, कि आप किलोमीटर पर आवर में निकाल रहे हो, लेकिन ए की वैल्यू तो आपके पास किलोमीटर पर आवर में है एक्चुअली में, ये तो 72 हो जाएगी। अब आपको बी की वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। आपके पास मीटर पर सेकंड में कितनी है, 25 है। अगर मीटर को आप किलोमीटर में बदल रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि 1000 मीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर। जैसे 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो आप जब 1 मीटर की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 1 मीटर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर बटा 1000। ठीक है, तो आप इस मीटर को, जब इस मीटर को यहाँ पे किलोमीटर में बदलना होगा तो आपको 1/1000 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, 1/1000 से, यानी इसमें 1000 का भाग देना पड़ेगा, इसमें 1000 का भाग देना पड़ेगा। समझ में आ गया। वही दूसरा नीचे क्या है, बट मीटर पर सेकंड का क्या मतलब हुआ है, बट्टे में आ रहा है। ठीक है, अगर बट्टे में आपको सेकंड मिल रहा है और यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर है, मतलब अब सेकंड को घंटे में बदलना पड़ेगा। 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। 1 सेकंड में कितने आवर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 आवर अपॉन 3600, बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जब हम इसको गुणा करेंगे 1 आवर बदलेंगे सेकंड को, तो उसके बट्टे में 3600 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बट्टे आ रहा है तो वापस पलट दो इसको, ये बट्टा ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 3600 यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, आप समझ में आ गए। अब आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से ये आवर हट जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। इनमें जो कॉमन आ रहा है उस दोनों को काट दो, कट गया। यहाँ से 2 बार जा रहा है, 5 काटने पर यहाँ से 5 बार जा रहा है। अभी आप देख रहे हो कि 36 को इसमें 2 बार काट सकते हैं, 36 दूनी 72। हमारे पास रेशियो क्या आ गया, 2/5/2। ये 2 इधर चला जाएगा तो रेशियो कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। समझ में आ गया कि ए का अगर चाल 72 किलोमीटर पर आवर है और बी की चाल अगर 25 मीटर पर आवर है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 4/5 होगा। समझ में आ गया। मैंने आपको इतना भी समझा दिया कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर आवर पर सेकंड को कैसे चेंज करना है। ठीक है, अगर आपको मैं ऐसे बोल दूं कि आपको जब भी कोई वैल्यू है किलोमीटर पर आवर में, अगर आपको वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो उसको चेंज करना होगा। अगर आपको मीटर पर सेकंड में,
अगर मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना हो तो आपको क्या करना है, अगर हम किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। अगर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में 1000 से गुणा करेंगे, और नीचे आवर को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, एक आवर में 60 मिनट होती है और हर मिनट में 60 सेकंड होती है, यानी 3600 सेकंड होते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 2 से कट रहा है, यानी 5/18। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी आपके पास कोई वैल्यू अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, अगर आप उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, उस वैल्यू को 5/18 से गुणा कर देना है। इतना आपको याद रखना है। ये कैसे आया आपको समझ में आ गया। फिर वापस अगर आपको मीटर पर सेकंड को अगर आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हो, किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, उसका उल्टा करना है। यानी अब आपको कितने से गुणा करना है, 18/5 से गुणा करना है। समझ में आ गया। कैसे कि मीटर को आप जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलोगे तो एक मीटर में कितने होते हैं, नहीं एक किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। तो एक मीटर में कितने किलोमीटर हो जाएंगे, 1/1000, यानी अब 1000 से यहाँ पे भाग देना पड़ेगा। और ये एक सेकंड में कितने घंटे होते हैं, 1/3600 घंटे होते हैं। अब इसमें वापस 3600 से भाग देना, यानी अब 3600 ऊपर चला जाएगा, इन दोनों को काटोगे, 2 से काटोगे तो 18/5 आ जाएगा। तो आप जब भी ध्यान रखो, आप दो चीज़ों का ध्यान रखो कि आपको अगर किलोमीटर पर सेकंड आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो उसको 5/18 से गुणा कर दो। अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, 18/5 से गुणा कर दो। ठीक है, ओके। तो अब आप इस वैल्यू को हमने किलोमीटर में पर आवर में तो हमने रेशियो कितना निकाला था, 4:5 निकाला था। अब हम मीटर पर सेकंड में रेशियो चेक करते हैं, मीटर पर सेकंड में रेशियो। ठीक है, तो 72 हमें ए रेशियो बी ज्ञात करना है। 72 को किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मैंने क्या बोला, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो उसको 5/18 से गुणा कर दो। और रेशियो बी रेशियो हमें मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। अब क्या करो, आप चेक करो, कट रह गया 18 से कट रहा, 18 4 72 आ रहा है। तो ये कितना बनेगा, 4x5 बन रहा है। रेशियो यहाँ पे 5x5 है, एक 5 से 5 कट रहा है, रेशियो आ गया 4:5। वही सेम रेशियो आ रहा है। तो आप दोनों को चाहे कुछ इसी एक को चेंज करके आप अनुपात निकाल सकते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन। आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत से क्वेश्चनों में दो अलग अलग वैल्यू देती है और हमें रेशियो निकालना पड़ता है, हमें तो सेम बनाना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को समझ लो और याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए का बी के साथ रेशियो 2:3 है तथा बी का सी के साथ रेशियो 6:5 है तो तीनों का रेशियो बताओ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए का बी के साथ रेशियो कितना है, हमारे पास 2:3 है। वहीं बी का सी के साथ रेशियो क्या है, कितना है, 6:5 है, 6:5 है। तो मैंने क्या कहा कि एक रेशियो संख्या वैल्यू को दर्शाता है, ये वैल्यू को डिनोट करता है, वैल्यू होती नहीं है, डिनोट करता है। यानी वैल्यू इस रूप में रेशियो के, अगर संख्या रेशियो के रूप में है तो उनकी वैल्यू भी इस रूप में होगी जब उनसे एलसीएम एचसीएफ हटा दिया जाएगा। ठीक है, आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे बी की वैल्यू हमें 6 के रूप में दिख रही है, यहाँ पे 3 के। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बी की वैल्यू 3 भी हो और 6 भी? नहीं हो सकता। बी की वैल्यू 1 ही होगी, 3 का फैक्टर जरूर हो सकता है लेकिन बी की वैल्यू तो 1 ही होगी ना। अगर हम रेशियो में वैल्यू को दोनों को इक्वल कर ली, अगर इस रेशियो को हम 2 गुणा कर दे तो यहाँ पे बी का रेशियो भी मान 6 आ जाएगा, वहीं पे भी 6 आ जाएगा। फर्स्ट मेथड से आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यानी दो इनका रेशियो दे रखा है, इनका दे रखा है, तो तीनों का निकालने का फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि आप जब किसी एक नंबर यानी जो नंबर दोनों में कॉमन आ रहा है उसकी वैल्यू को आप इक्वल कर लो। यहाँ से 2 गुणा करेंगे तो दोनों को करना पड़ेगा, तो ये 4:6 बन जाएगा। क्योंकि पहले ये मान लो ये 4:6 था, उसी में से 2 को एच शेप निकाल के ये बनाया गया, तो ये हो सकता है, किसी को दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 6:5 आ रहा है। जब हमारे पास ए का बी के साथ रेशियो 4:6 और बी का सी के साथ 6:5 है, तो दोनों तरफ बी की मान सेम है, तो ए और बी का मान कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको सीधे लिख देना है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा, 4:6:5 हो जाएगा। समझ में आ गया।
अगर दोनों तरफ पे एक जो वैल्यू हमारे पास कॉमन आ रही है दोनों में, उसकी वैल्यू अगर दोनों तरफ समान है तो आपको सीधे रेशियो निकालना, ठीक है। दूसरा मेथड क्या कहता है, अगर आपके पास मान लो ए बी और सी का हमें रेशियो निकालना है, इन तीन का हमें रेशियो निकालना है। अगर आपके पास पहले दो का रेशियो है, कितना है 2:3 है आपके पास, फिर आपके पास क्या है नेक्स्ट दो यानी 6:5 है। अब आपका ना इसमें आपको इसका रेशियो पता है ना इसमें इसका, तो आपको क्या करना है कि आपको जहाँ पे इसका रेशियो नहीं पता है आगे नेक्स्ट वाला यही ले लेना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे आपका इसका रेशियो नीचे वाला नहीं पता है तो आपको यही ले लेना है, मतलब यहाँ पे 6 रेशियो आ जाएगा। अब आपको देख लेना है कि इनमें से जो भी कॉमन आ रहा है उससे काट सकते हो। इसमें 3 आ रहा है, कट जाएगा 2 बच्चे, यहाँ पे कट रहा है 3, यहाँ पे कट रहा है। अब जो वैल्यू हमारे पास अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो उसको गुणा कर दो, 2 का 2 से किया 4 हो जाएगा, रेशियो 6 हो जाएगा और रेशियो 5 हो जाएगा। यह बहुत सिंपल मेथड है, आप बड़ी बड़ी संख्या 3-4 डिजिट में इसमें कर सकते हो। जब आप ऐसी बड़ी संख्या आएगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। जो आपको मेथड अच्छा लगे उससे आप प्रैक्टिस करो और आप इसे बार बार करते जाओ। एक मेथड से आप हमेशा करोगे, रेशियो निकालोगे तो आपका कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1120 को A:B:C में 3:5:6 में विभाजित करना है, ठीक है। हमें कोई वैल्यू हमें क्या दे रखी है 1120, मान लो कोई हमें वैल्यू दे दी, एक मान लो या पैसा या धन या कुछ भी मान लो, 1120 एक वैल्यू है। क्वेश्चन क्या कहता है उसे A और B और C में विभाजित करना है, बांटना है। अब हमें नहीं पता किस रूप में बांटना है, कितना कितना देना है इन तीनों को, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है इन तीनों के बीच में बांटना है। और बांटना कैसे, बांटना इस प्रकार से है कि जब इन तीनों की वैल्यू को बांटने के बाद रेशियो निकाले, उनका अनुपात निकाले, तो क्या आया अनुपात हमारे पास 3:5:6 आए, 3:5:6 आए। यानी हमें इस वैल्यू को इस रूप में बांटना है कि जब हम उसका रेशियो निकालें यानी उससे एक कॉमन वैल्यू को हटाए तो हमारे पास 3, 5 और 6 बचे। या फिर आप ऐसे समझ लो कि 1120 को इन तीनों में इस प्रकार बांटना है कि अगर आप A को 3 दे रहे हो तो वहाँ पे आपको B को 5 देना पड़ेगा और C को 6 देना पड़ेगा, इस हिसाब से बांटे। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, आप एक चीज़ देख रहे हो कि आपने बांटना इसी रूप में है, A को 3 देना है, B को 5 देना है और C को 6 देना है। अगर आप एक काम करो, एक बार में अगर इन तीनों को 3 दो, 5 दो और 6 दो, तो आपने खुद 1120 में कितनी वैल्यू आपको इन तीनों को मिलाकर दे दी। इसको मैंने 6 दिया एक बार, इसको 5 दिया और इसको 3 दिया, कितने हो गए 8, 6, 14। आपने क्या किया कि 1120 में से 14, अगर 1120 रुपये है तो आपने 14 रुपये को इनको 3, 5 और 6 के हिसाब से एक बार में दे दिए, ठीक है। अगर आपने एक बार में 14 रुपये दे दिए और आपको देने कितने 1120, यानी 1120 को पूरे को आपको बांटना है, तो आप क्या करोगे इस पैटर्न को बार बार फॉलो करो। इसको 3 2 5 2 6 2, वापिस 3 2 5 2 6 2, 3 5 6, 3 5 6, ऐसे आपको इतनी बार देना है कि 1120 आपका पूर्णतः बांट सको। समझ गए इस चीज़ को। तो आपने क्या देखा कि मैंने एक बार जब ऐसे बांटा तो मैंने 14 रुपये दे दिए, दोबारा बांटूंगा वापस 14 दूंगा, 30 बार बांटूंगा तो वापस 14 दूंगा। तो आप 1120 को कितनी बार बांट सकते हैं, गुणा करके देख लो। इसमें भाग देंगे जब हम 14 का तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 80 बार। यानी जब हम 80 से गुणा करते हैं 14 को तो 1120 आता है। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं ऐसे इस रूप में 3, 5 और 6 इस रूप में जब 80 बार बांटूंगा तो 1120 रुपये को इन तीनों में बांट दूंगा, ठीक है। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि हमें क्या निकालना है, A, B और C की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपने जब एक बार बांटा तो A को कितना मिला 3 मिला। जब आपने 14 रुपये को इस हिसाब से एक ही बार बांटा था तो A को कितना मिल रहा था, एक बार में तो 3 ही मिल रहा था, लेकिन बांटना हमें कितनी बार है 80 बार है। एक बार में 3 मिल रहा है तो 80 बार में कितना मिलेगा 240, यानी 1120 में से A को कितना मिलेगा 240 मिलेगा। जब आपने B को एक बार में 5 दिया तो 80 बार में कितने दोगे 400 दोगे। जब आपने C को एक बार में 6 दिया तो 80 बार में कितने दोगे 480 दोगे। समझ में आ गया। तो
इस हिसाब से आप वैल्यू को रेशियो में, अगर आपको बांटना है, रेशियो में दे रखा है आपको किस रेशियो में बांटना है, तो ऐसे आप बांट सकते हो। वहीं अगर आपको ये पूछ लेता है एग्जाम में कि हमें अगर इस रेशियो में बांट रहे हैं तो खाली सिर्फ बी की वैल्यू बताओ, तो आप बता सकते हो। सिर्फ सी की वैल्यू बताओ कितनी दे रहे हैं, तो बता सकते हो। अगर आपको ये भी पूछ ले कि ये रेशियो में बांटने के बाद आप बताओ कि सी को बी से कितने रुपए अधिक मिले, तो आप बता सकते हो 80 रुपये अधिक मिले। और वैसे भी आप सीधे डायरेक्ट बता सकते हो, इतना निकालने की जरूरत नहीं। कैसे? आपने क्या देखा कि एक बार जब एक ही बार दिया तो बी को 5 मिले और सी को 6 मिले, यानी दोनों में सी को एक बार देने में भी एक अधिक मिल रहा है। जब सी को एक बार में एक अधिक मिल रहा है तो पूरी जब 80 बार देंगे सी को कितना अधिक मिलेगा, 80 अधिक मिल जाएगा। इसे आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो। तो समझ में आया आपको कोई दिक्कत? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम रेशियो के टाइप्स पढ़ेंगे कि रेशियो कौन कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला टाइप क्या है? समानुपाती। फर्स्ट क्या कहता है? समानुपाती। यानी सीधा समानुपाती या फिर सीधा समानुपाती। इससे आप क्या मतलब समझे? अगर हमें ये दो दे दी जाए कि अगर अगर हमें दी जाए कि संख्या ए बी के समानुपाती है, अगर संख्या ए के बी के समानुपाती है तो आप कैसे लिखोगे? इसका क्या मतलब हुआ? तो हमने क्या समझा कि समानुपाती का मतलब क्या होता है कि ए अगर बी के समानुपाती है, ये समानुपाती का सिंबल है। प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर ए बी के समानुपाती है तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा ए की वैल्यू बी के बराबर है, लेकिन फिक्स बराबर नहीं है। मतलब इस रूप में है कि जब हम समानुपाती को हटाएंगे तो एक फिक्स की संख्या मान लो के मान लो, अगर किसी संख्या के यानी के अचर है यहाँ पे, अगर हम किसी संख्या के से जब हम बी को गुणा कर देंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे बराबर हो जाएगी, इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। समानुपाती का मतलब क्या होता है कि एक यहाँ पे एक के की वैल्यू एक फिक्स रहेगी, यहाँ पे एक अचर फिक्स रहेगा, और जब हम ए को भी बदलेंगे और बी को भी बदलेंगे, वापिस उनको उसी अचर से गुणा करेंगे तो उनकी वैल्यू बराबर हो जाएगी। अगर ए समानुपाती है बी के, अगर ए समानुपाती बी के है तो इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर नेक्स्ट यहाँ से अगर बी को नीचे ले जाएंगे तो ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के आ जाएगी। अगर ए समानुपाती बी के है तो आपको क्या याद रखना है कि ए अपॉन बी की वैल्यू क्या होगी? हमेशा एक अचर होगी, एक नियतांक हमेशा रहेगी। चाहे A1 ले लो, यानी इन दोनों की वैल्यू में जब आप बदलाव करते चलेंगे फिर भी इन दोनों की के अनुपात की वैल्यू हमेशा एक। तो ये क्या हो जाएगा? अगर ए रेशियो समानुपाती है तो इसका क्या मतलब होगा कि A1 अपॉन B1 की वही वैल्यू होगी जो A2 अपॉन B2 की होगी, उसकी वही वैल्यू होगी जो A3 अपॉन B3 की होगी। यानी ऐसे चलता जाएगा और ये इसकी वैल्यू हमेशा के बराबर आएगी। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी हमें यह दिया जाए कि संख्या अगर A संख्या B के समानुपाती है तो इसका क्या मतलब हुआ कि A बराबर के बी होगा, और वहाँ पे A अपॉन बी की वैल्यू हमेशा के बी के इक्वल होगी। और ऐसे फॉर्म में जब भी हमें समानुपाती में होगी तो A1 अपॉन B1 बराबर होगा A2 अपॉन B2 बराबर होगा A3 अपॉन B3, ऐसे चलता जाएगा और इन सभी की वैल्यू एक के रूप में बराबर होगी। ठीक है, 2 नंबर क्या कहता है? 2 नंबर हमें पढ़ना है सीधा समानुपाती। सॉरी, हमने समानुपाती पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती या फिर आप बोलो व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती। विलोमानुपाती इनवर्स रेशियो में, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, इनवर्स प्रोपोर्शन यानी रेशियो में। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट जब भी आपको ऐसा मिले कि कोई संख्या अगर व्युत्क्रमानुपाती, अगर मैंने आपको दे दिया अगर अक्ष व्युत्क्रमानुपाती है या फिर विलोम है यानी इनवर्स में है, व्युत्क्रमानुपाती है y के, अगर x व्युत्क्रमानुपाती है y के, तो इससे आप क्या समझे कि
अक्ष समानुपाती होगा, चाहे व्युत्क्रमानुपाती हो या समानुपाती, सिंबल तो यही आएगा। अगर अक्ष y के व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका क्या मतलब हुआ कि अक्ष समानुपाती होगा किसके, 1/y के। वहां पे जब सीधा समानुपाती था तो अक्ष समानुपाती a समानुपाती b था, लेकिन यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती में क्या हो जाएगा, a अक्ष समानुपाती होगा किसके, 1/y के। तो इससे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, जब हम सिंबल को हटाएंगे तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, k/y। अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, k/y हो जाएगा। वहीं जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा कि अक्ष y बराबर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, k एक अचर है यानी नियतांक है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर अक्ष y के व्युत्क्रमानुपाती है तो क्या मिल रहा है हमें, अक्ष y वैल्यू k मिल रही है, एक फिक्स नियतांक मिल रही है। अब अगर हम अक्ष 1 ले और y1 ले तो वह बराबर किसका होगा, अक्ष 2 y2 के बराबर किसके होगा, अक्ष 3 y3 के। ये ऐसे चलती रहेगी, वैल्यू किसके बराबर है, कि फिक्स नियतांक अगर a के बराबर होगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया दोनों बात कि अगर अक्ष a समानुपाती है b के तो क्या होगा, a1/b1 बराबर a2/b2 बराबर a3/b3, ऐसे किसी के नियतांक के बराबर। अगर अक्ष व्युत्क्रमानुपाती है y के तो क्या होगा, अक्ष 1 × y1 बराबर अक्ष 2 × y2 बराबर अक्ष 3 × y3, ऐसे चलते जाएगा, किसी के नियतांक के बराबर होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या दे रखा है हमें, एग्जाम्पल में दे रखा है कि अक्ष समानुपाती है y² के और साथ में वही अक्ष व्युत्क्रमानुपाती है किसके, z³ के। तो आपको समझ में आ गया। अब हमें पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर y की वैल्यू 6 है और z की वैल्यू 2 है तो वहां पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 48 आ रही है, समझिए आप। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वहीं अगर अब हम y की वैल्यू 2 ले और z की वैल्यू 1 ले तो x की वैल्यू क्या आएगी। अब हमें x की वैल्यू ये निकालनी है, समानुपाती में हमने निकाल लिया था, समझा था। तो अगर क्वेश्चन क्या कहता है, अगर y और z की वैल्यू ये लेते हैं तो x की वैल्यू ये आती है, अगर ये ले तो क्या आएगी, अब हमें निकालना है। अगर कंडीशन ये 2 है, जब दोनों कंडीशन साथ में लेंगे तो क्या बन जाएगा कि x समानुपाती किसके होगा, y², लेकिन व्युत्क्रमानुपाती होगा z के, यानी x समानुपाती किसके हो जाएगा, y²/z³ के। जब सिंबल हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, x बराबर क्या बन जाएगा, k y²/z³। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी, ठीक है। जब हमारे पास k की फॉर्म में x की वैल्यू आ रही है, उससे पहले हमें k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब k की वैल्यू निकाल लेंगे पहली फॉर्म से, तभी दूसरी में रख के हम तीनों की वैल्यू से x की वैल्यू निकाल पाएंगे। पहले में क्या कहता है, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 48 आ रही है, मतलब 48 आ रही है किसके इक्वल, जब हम k बराबर इंटू y की वैल्यू कितनी लेते हैं, 6 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा, और z का क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 से कट रहा है, 9 बार गया, यहाँ पे 4 से कट रहा है, इसको 4 से गुणा करो तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 48 को 4 से किया, 3 से कट रहा है 16 64/3 आ रहा है। k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 64/3 आ जाएगी, ठीक है। अब हमें निकालनी क्या है, दूसरी फॉर्म में ये वैल्यू से x की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम k की वैल्यू कितनी है, 64/3 इंटू y² की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगी, अपॉन z³ 1 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 240 और 16 256/3। तो आपको समझ में आया कि आप ऐसे जब भी किसी प्रॉपर्टी में आपको दे आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में उसके और भी टाइप है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, अनुपात, समान क्या बोलते हैं, समानुपाती तो हमने पढ़ लिया, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। उसके बाद सतत अनुपाती, हाँ वो सतत अनुपाती भी पढ़ेंगे और भी प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पे ले जाएं।